पड़ेगा, ढोलक आएगा। तीसरी कसम में तो जो बैलगाड़ी है उसकी बल्ली पे ताल देकर हीरामन आपसे कई बार अभिमुख होता है। तो ये जो ताल की उपस्थिति है, तो एक व्यक्ति का एकाकीपन, स्त्री पात्रों की अनिवार्य उपस्थिति, पात्रों का वर्गीय उसकी उसकी वर्गीय पृष्ठभूमि, लोक और ताल की उपस्थिति, मुझे लगता है ये 5 घटक हैं जिन 5 घटकों के बीच रेणु के का संवेदना पक्ष हमारे सामने उपस्थित होता है। मैं जब उस अकेले व्यक्ति की बात कर रहा था, तो यह जो अकेला व्यक्ति, एक व्यक्ति की जो संवेदना है वो कैसे पूरे समूह की संवेदना में बदल जाती है। मुझे लगता है कि रेणु का जो संवेदना पक्ष है उसके लिए अगर एक वाक्य में कुछ कहना हो तो यही बात हो सकती है कि एक व्यक्ति की कथा के बहाने एक व्यक्ति की संवेदना को पूरे समूह और समाज की संवेदना में बदल देना ही रेणु की कहानियों का, खासकर उन कहानियों के संदर्भ में जब मैं बात करने जा रहा हूं, एक बड़ा उद्देश्य है। अब देखिए, परिवार में अकेली है बड़ी बहुरिया, कहानी संवदिया। एक कलाकार के रूप में उपेक्षित, लगभग मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा सिरचन जो ठेस में है, विधुर है, परिवार में वह भी अकेला है। रसप्रिया का मृदंगिया जो प्रेम में किसी कारण असफल रहा, प्रेम में वह जो दे था मोहना की मां का उसको नहीं दे पाया, अंततः अपने जीवन में वह भी अकेला है। मोहना की मां भी अकेली है। तीसरी कसम में जाहिर है हीरामन जो खुद पुनः एक विधुर है और अपनी जिंदगी में अकेला है। हाँ, उसके जीवन में एक भाभी जरूर है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी संवेदनाओं को लेकर वह भी अकेला है। हीराबाई भले अपने पेशे के कारण जो बहिर्जगत है उसके साथ बहुत ज्यादा उसका संवाद हो, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में कहीं ना कहीं वह भी अकेली है। पंचलाइट जो ऊपर से एक पंचायती व्यवस्था के भीतर पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स के जलाने की कहानी की तरह हमारे सामने उपस्थित होता है, वहां गोधन, जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रेम किए जाने के कारण, जो मुनेरी से प्रेम करता है उसके कारण जात से बहिष्कृत है, उसका हुक्का पानी बंद है। तो ये जो अकेले अकेले पात्र हैं, किस तरह जो समाज के साथ उनका इंटरैक्शन है, समाज के साथ उनकी जो अंतः क्रियाएं हैं, वो कैसे रेणु के साहित्य के संवेदना में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। मैंने दूसरे घटक की बात की थी, स्त्री पात्र की उपस्थिति, निर्णायक उपस्थिति। एक चीज जो मोटे तौर पर दिखाई पड़ता है कि इन कहानियों में स्त्री पात्र हैं लेकिन स्थान कम घेरती हैं। तीसरी कसम इतनी बड़ी कहानी है, बड़ा हिस्सा उसका, बहुत बड़ा हिस्सा हीरामन के मन को खोलने में जाता है। संवदिया जो भले एक बहुरिया, एक स्त्री के संवाद को लेकर जा रहा है हरगोविंद, लेकिन पूरी कहानी उस हरगोविंद के जो अंतर्द्वंद्व हैं उसको समझने में खर्च होती है कहानी। लेकिन जो मुझे महत्वपूर्ण बात यह कहनी है कि ये जो कहानियां हैं, भले ही स्थान के रूप में अपने स्त्री पात्र को कम स्थान दे रही हों, लेकिन उसका जो महत्व और प्रभाव है वह उन पुरुष पात्रों के लिए, न सिर्फ पुरुष पात्रों के लिए बल्कि पूरी कहानी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे इस तरह समझें कि हम सब जिस लोकेल से आते हैं, कि हमने देखा होगा अपने परिवार में जो बड़ी बूढ़ियां होती हैं, घर की कुछ महत्वपूर्ण चाबियां उनके खूंट में, साड़ी के आंचल में बंधी होती। कुछ उसी तरह जो रेणु की कहानियों की चाबी है, रेणु अपने स्त्री पात्र के खूंट में बांध के रखते हैं। तो अब ठेस भले सिरचन की कहानी हो, लेकिन क्या बिना मझली बहू और चाची के वह ठेस कहानी बन पाती जिसने सिरचन को ठेस दी? संवदिया भले हरगोविंद के अंतर्द्वंद्व की कहानी हो,
लेकिन क्या संवदिया इस तरह हमारे बीच कहानी की तरह उपस्थित हो सकती थी? नहीं। वैसे ही तीसरी कसम, भले हेरामन के कई बार कुछ लोग कहते हैं एक तरफा प्रेम की कहानी है, लेकिन वह तब तक नहीं होती जब तक हीराबाई वहां उपस्थित ना होती। ये तो स्त्री पात्रों की सदैव उपस्थिति की बात है। यदि हम इस तरह भी देखें कि रेणु की कहानी के जो पुरुष पात्र हैं, जैसे हरगोविंद है, मृदंगिया है, रामन है, ये जो पुरुष पात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं भीतर से स्त्री जैसे हैं। हम सब समझते हैं इस बात को कि हर व्यक्ति के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से उपस्थित होते हैं, भले सक्रिय समान रूप से ना हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो रेणु की कहानियों के पुरुष पात्र हैं, उनका भी स्त्री मन जो है वह कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण और प्रबल है। ये वैसे पुरुष हैं जो भीतर से थोड़े स्त्री जैसे हैं। यहां पर जो एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं वो यह कि नई कहानी के जिस दौर में रेणु कथाकार के रूप में सक्रिय हैं, जो उस समय मुख्य कथाकार के रूप में चिन्हित जो कथाकार हैं स्त्री पुरुष दोनों, चाहे वो उषा प्रियंवदा हो, कृष्णा सोबती हो, मन्नू भंडारी हो, या राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन सबकी कहानियों में, इन सबके साहित्य में बदलती हुई स्त्री, उस समय की वह स्त्री जो अपने अस्तित्व का दावा कर रही है, अपने नए जीवन शैली, नए जीवन पद्धति का दावा कर रही है, उनकी कहानियां देखने को मिलती है उसी अंदाज और आवाज में। लेकिन रेणु की कहानियों में वो स्त्री उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो जो कहानियां थी वो शहरी मध्यम वर्ग की कहानियां थी। यह एक खास अंचल की कहानी है, गांव की कहानियां है। यानी स्त्री विमर्श का जो एक बना बनाया तरीका है, उस तरीके से, उस पद्धति से, उन औजारों से इन स्त्रियों को अगर समझने की कोशिश करें तो थोड़ी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। लेकिन वहीं जो स्त्री विमर्श का आखिरी गंतव्य है, जो उद्देश्य है, अगर उस दृष्टि से देखें, जो मुझे लगता है कि स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या हो सकता है, यही ना कि जो पुरुष है वो थोड़ा सा स्त्री हो जाए। तो यह जो पुरुष के थोड़ा सा स्त्री हो जाने का एक उद्देश्य है, अगर उस पैमाने पर देखें तो रेणु की इन कहानियों के पुरुष पात्र एक उदाहरण की तरह, एक मिसाल की तरह हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यानी एक जो बहुत जरूरी और अस्तित्ववादी लोग, जो आइडेंटिटी का एक विमर्श है, अस्मिता विमर्श जो है स्त्रियों का, उसके दृष्टिकोण से जो उसका उद्देश्य मैं जिसे कह रहा हूं, उसकी एक प्रस्तावना, उसके अनुकूल जो पुरुष हो सकते हैं, उसकी प्रस्तावना रेणु तब अपनी कहानियों में कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये पुरुष पात्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर एक बात और कहना मैं चाहता हूं कि रेणु, पुरुष और पितृव्यवस्था, इन दोनों के बीच के अंतर को भी बहुत करीने से समझने वाले कथाकार हैं। यहां पितृव्यवस्था आपको लगातार देखने को मिलेगा, लेकिन पितृव्यवस्था का जो क्रिटिक है वह कहीं से भी कहानी में पुरुष के क्रिटिक के रूप में, पुरुष को खल बनाने के चक्कर में नहीं है। हमने देखा है कि जो स्त्रीवादी साहित्य है उसका एक जो बहुत लाउड वर्जन होता है, उसमें कई बार यह लकीर धूमिल सी पड़ जाती है। हम इसको समझने में कई बार असफल हो जाते हैं कि पितृव्यवस्था और पुरुष दोनों के बीच क्या अंतर है। लेकिन रेणु की यह खासियत है कि वो पितृव्यवस्था और पुरुष, इन दोनों के बीच के बारीक जो अंतर है उसको बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ समझते हैं बल्कि अपनी कहानियों में उसे उद्घाटित करते हुए। मैं जो एक तीसरे पक्ष की बात कर रहा था, वर्गीय चरित्र की, वर्गीय पृष्ठभूमि की, तो
रेणु के ये जो पात्र हैं वो लगातार अपनी वर्गीय पृष्ठभूमि, वर्गीय चेतना के साथ हमारे बीच उपस्थित होते हैं। अब आप देखें, मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं 3 कहानियों से। कहानी रसप्रिया। रसप्रिया का आखिरी वाक्य देखें, जहां पर मोहना की मां मोहन से कहती है, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। दूसरी कहानी संवदिया, जहां पे हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संवाद लेकर उनके मायके गया था। कहानी का आखिरी वाक्य है कि संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। और तीसरी कसम कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। ये देखिए, 3 अत्यंत महत्वपूर्ण स्त्री पात्र 3 कहानियों के, तीनों की जो नियति है कहानी में 3 तरह की। एक, मोहना की मां जो अपने बेटे को सीधा कह रही है कि ऐसे लोगों से संगत मत करना, यह निर्णय। दूसरी, बड़ी बहुरिया जो संवदिया को भेज देने के बाद लगातार पछता रही है कि मैंने इसे क्यों भेजा। और एक तीसरी, हीराबाई जो जिसका सौदा सौदागर ने कर लिया। तीनों कहानियां कहीं ना कहीं पितृव्यवस्था का एक क्रिटिक हमारे सामने रचती हैं। स्त्री पात्रों के प्रति हमारे भीतर एक सहानुभूति भी पैदा होती है। लेकिन यदि ये तीनों पात्र अपने नियतियों में 3 हैं, तो कहीं ना कहीं उन पात्रों का उनकी जो वर्गीय पृष्ठभूमि है वह है जो इन 3 नियतियों को संचालित कर रही है। तो इस बात को भी बहुत समझना पड़ेगा हमें, यदि हम रेणु की कहानियों का जो संवेदना पक्ष है, कि रेणु की कहानी में जो संवेदना की निर्मित हो रही है वो कैसे हो रही है। जब तक इन चीजों को हम नहीं समझे, हमारी बात बनेगी नहीं। जो चौथी बात मैंने की थी, लोक की उपस्थिति और संगीत के ताल की, तो जिस तरह संगीत में ताल जो है, जिस तरह संगीत में ताल उसी तरह प्रभावशाली होता है और उतना ही महत्व का होता है जैसे भोजन में नमक, वैसे ही यह जो ताल है रेणु की तमाम कहानियों के बीच उपस्थित है। और यह ताल जो है उस पूरे कहानी मतलब को अगर संगीत माने, उसकी जो लय है उसको अपनी दिशा में अपने व्याकरण के हिसाब से चलने देने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखें कि घर में जब शादियां होती हैं और शादी का जो संगीत होता है, वहां आपको हारमोनियम नहीं मिलेगा, लेकिन ढोलक अनिवार्यतः उपस्थित है। तो यह जो सरगम के बरक्स ताल की उपस्थिति है वो कहीं ना कहीं लोक के उस प्राणवंतता, उसकी जो जीवंतता है, उसके भी प्रतिनिधि के रूप में इन कहानियों में मौजूद है। तो जब मैं अब इन सारी चीजों से जो संवेदना किस तरह हमारे बीच उपस्थित हो रही है, जहां पे आप उन कथा पात्रों की संवेदना से गुजरते हुए खुद को उसका हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ठेस कहानी का सृजन सिर्फ एक कलाकार की तरह आपके सामने उपस्थित नहीं होता, एक उपेक्षित कलाकार की तरह, बल्कि कैसे एक जो पूरी सभ्यता जो हमारी है, और वो सभ्यता कैसे एक सृजनहार को मजदूर के रूप में बदल देती है, जो बेगार खटने को मजबूर हो जाता है, उस पूरी स्थिति का क्रिटिक बनकर, उस पूरी स्थिति के क्रिटिक के रूप में हमारे सामने वो कहानी उपस्थित होती है। और तब सिर्फ तिरचन की संवेदना नहीं, उन तमाम कलाकारों की संवेदना जो मजदूर की नियति को प्राप्त होने को अभिशप्त हैं, उसके साथ कहानी पढ़ते हुए हम जुड़ जाते हैं। जब मैं ठेस की बात कर रहा हूं, यहां पर मुझे
रेणु की दूसरी कहानी भित्त चित्र की मयूरी याद आ रही है। मुझे लगता है ठेस कहानी जो है वो 60 के आसपास लिखी गई होगी और भित्त चित्र की मयूरी 1972 में आई। यह जो 12 वर्षों का फासला है, कैसे इन कहानियों के संवेदना के निर्माण में परिलक्षित होता है, उसको देखना पड़ेगा। ठेस में जहां सिरचन ठेस खाकर अंत, ठीक है, वो अपने कलाकार को, तो जो कलाकार को स्वाभिमान है उसकी रक्षा तो कर लेता है, लेकिन अपनी कला के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाता। वह उसका कलाकार मानू के लिए जरूर शीतल पार्टी लेके पहुंचता है, लेकिन ये जो पूरा कलाकारों का समुदाय है उसके प्रति आपके मन में संवेदना होगी, लेकिन वहां सिरचन उस पूरे समुदाय के लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं। लेकिन भित्त चित्र की मयूरी में जब आए, वहां फुलमतिया, वहां जो फूलपत्तिया, फूल पत्ती जिसको बार बार कहा गया है, उस फूल पत्ती का जो प्रतिरोध है सनातन प्रसाद के समक्ष कि नहीं, मैं अपने गांव छोड़कर, अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाऊंगी, वो अंततः सनातन प्रसाद को इस बात के लिए विवश करता है कि गांव में ही एक स्कूल खोला जाए जो मधुबनी कला का प्रशिक्षण दिया करेगी, और उसके लिए दूसरे शहरों से, बड़े शहरों से चुने हुए लोग वहां प्रशिक्षण लेने को आएंगे। तो यह जो एक गैप है, या कहिए यह जो प्रस्थान है इस कहानी का, कैसे इसे रेणु के ही 10 वर्ष पहले लिखी गई कहानी से एक कितना बड़ा डिपार्चर है, जिसमें न सिर्फ समय का अंतर आप देखते हैं, बल्कि जो संवेदना का वह पक्ष जो एक व्यक्ति तक सीमित था, आप उसकी क्रिटिक की तरह अगर समुदाय की दृष्टि से देखें तो उस पूरे समुदाय की संवेदना का जो क्षतिग्रस्त होना है, उस व्यवस्था के क्रिटिक की तरह उपस्थित हुआ। इस भित्त चित्र की मयूरी तक आते आते आपके सामने उसका एक मजबूत विपक्ष बनकर भी उपस्थित हो जाता है। मुझे लगता है समय भी मैंने लगभग अपना ले लिया है। मैं अपनी बात को इस तरह से अब लगभग निष्कर्ष की तरह ले चलता हूं कि रेणु अपनी कहानियों में हमारे लिए अपनी संवेदनाओं को बुनते हुए, अपने पात्रों की संवेदनाओं को बुनते हुए इस तरह उपस्थित होते हैं कि उन पात्रों की संवेदना उस पूरे समूह की संवेदना के रूप में, जिस व्यक्ति समूह, जिस सामाजिक समूह का वह प्रतिनिधि है, इस तरह उपस्थित होता है कि वह अपने हर पाठक की संवेदना में भी बदल जाने का सामर्थ्य रखता है। यानी अगर आप एक स्त्री हैं और कहानी को पढ़ रहे हैं, एक पुरुष हैं, आप उस कहानी को पढ़ रहे हैं, एक दलित है उस कहानी को पढ़ रहे हैं, एक सवर्ण है उस कहानी को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने उस नियति से, सवर्ण होने की नियति से, स्त्री होने की नियति से, पुरुष होने की नियति से, उन नियतियों से बाहर आकर, यानी आप एक तरह से, आपका विवर्गीकरण होता है, आप अपने वर्ग को भूलकर आप खुद विवर्गीकृत होकर उस जिस पात्र की बात आप कर रहे थे, जिस पात्र को आप पढ़ रहे थे, वह पात्र जिस समूह को बिलोंग करता है, उस समूह की संवेदना के साथ उसी स्तर पर आप जुड़ जाते हैं। यह रेणु की बहुत बड़ी खासियत है। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी हमें रेणु पर बात करने की जरूरत है। आपने मुझे समय दिया इस महत्वपूर्ण वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए और मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और अब भाषा पक्ष पर निश्चित तौर पर हम अनामिका जी को सुनने के उत्सुक हैं, और मैं अब माइक पूनम जी को दे रहा हूं कि वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको। आपने संवेदना पक्ष को बहुत अच्छे ढंग से बताया है और हमारी छात्राएं इससे जरूर लाभान्वित होंगी। और अब मैं सीधे सीधे बिना समय जाया किए हुए डॉक्टर अनामिका की ओर जाती हूँ, क्योंकि उन्हें रेणु के भाषा को लेकर बातचीत करनी है और वह बातचीत महत्वपूर्ण होगी कथ के साथ मिलाकर।
एक नई दृष्टि के साथ व्याख्या होगी और हमारी छात्राओं को एक दिशा मिलेगी। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अनामिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिनका मुकद्दर हो वो सोए कैसे। शहरयार की इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर अनामिका। जुड़ी कि नहीं अनामिका जी? कुछ तकनीकी दिक्कत नहीं ना हो रही है उनको? हेलो। हाँ नमस्कार, आइए भाई। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है। बहुत अच्छी बातें की राकेश जी, आपको बहुत धन्यवाद। और वाइस चांसलर साहब, प्रिंसिपल सुप्रिया जी, और हेलो। हाँ 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 आ रही है आवाज। हाँ आवाज आ रही है। बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी संगोष्ठी के लिए। और राकेश जी ने तो मन हरा कर दिया। अब इन्हीं की बात आगे बढ़ाती हुई मैं कुछ बातें रखना चाहूंगी आपके सामने। और सबसे पहले मुझे ये याद करने का मन कर रहा है पूनम जी कि गांधी के सहयोग आंदोलन के 1 साल बाद ये जन्मे थे, और जयप्रकाश आंदोलन के 1 साल बाद इन्होंने दुनिया दी। ये जो बीच का अंतराल है, उसकी जो कश्मकश है, वो इनकी भाषा में किस तरह उतरी है, ये ध्यान से देखने की चीज है। और जैसे कि राकेश जी ने भी कहा और मैं भी लगातार ये सोचती रही कि चूंकि इन्होंने गांधी और लोहिया को ही नहीं, उस समय के सारे राजनीतिक समानांतर आंदोलनों को करीब से देखा था। जितनी भी जन क्रांतियां थी, वो नेपाल की हो या अपने ही बिहार की, उससे आंखें मिलती, उनके साथ खड़े रहे थे। और तो और उन्होंने जो सोनपुर में समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स चलाते थे जयप्रकाश नारायण, उसकी बाद कक्षा इन्होंने। तो इनके जो आंचलिक उपन्यास हैं, वो अंग्रेजी में जो हॉलीडे नॉवेल्स की परंपरा है उससे बहुत ही अलग है। अंग्रेजी में जो हॉलीडे नॉवेल्स, रीजनल नॉवेल होते हैं, आंचलिक उपन्यास होते हैं, खासकर आप अपना और अनामिका जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। वो कैसे होगा? अच्छा देखती। अब हुआ? हो गया? हाँ अब हुआ। हाँ ठीक है। आवाज तो आ रही है। हाँ 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 हाँ। वो जो आंचलिक अंग्रेजी में लिखे गए हैं, और अमेरिका और इंग्लैंड में जो उपन्यास लिखे जाते हैं, उनसे इनका वर्ग चरित्र कैसे अलग है, ये मैं थोड़ी याद दिला दूं। क्योंकि लिखे जाते थे यहाँ, उसमें ये था कि कोई द्वीप है या कोई अद्भुत पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ जान लोग मिलते हैं, उस पहाड़ी पृष्ठभूमि या द्वीप की फोटो क्यों नहीं आ रहा? संबंध विकसित होता है। वो धीरे धीरे विकसित होता हुआ संबंध तितलियों की लय में कैसे उड़ता है, इस तरह से वो उस क्षेत्र की विशेषताएं रूमानी ढंग से उजागर। उसके विपरीत ये हमारे जो रेणु है, वो कैच और सत्येंद्रनाथ भादुड़ी की लय में ऐसे एक इलाके पर अपना बायोस्कोप रखते हैं जो हर तरह से पिछड़ा होते हुए भी जीवंत है। वो अपने जीवंत इस तरह से है कि आगे में हम मल्हार,
इस तर्क से वो जीवंत है। चाहे उसके जीवन में आजादी, उस पूरे पिछड़े क्षेत्र में आजादी जो है एक राजनीतिक नारे के रूप में तो आ गई है। चवनिया पार्टी मेंबर्स है, समाजवादी पार्टी के भी मेंबर्स है, बहुत तरह के लोग हैं, मगर आर्थिक और सामाजिक उलझने या उसका कुहासा हटाने वाला सूरज भगवान बन के वो आजादी उस क्षेत्र में अभी उगी नहीं है, वो कुहासा कटा नहीं है। बावजूद इसके, जैसे उस समय के अपने समकालीनों के यहाँ उनके देखेंगे तो अंधेरे बंद कमरों का पूरा साहित्य है, वो अस्तित्ववादी संत्रास, वो उस तरह का अकेलापन जो एब्सर्डिस्ट नाटकों में होता है, जिसमें आदमी मुंह लटक सिंह हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो अगर बेकेट के पात्रों को उठाएं या उसके प्रभाव में जो समानांतर कहानी और नई कहानी में पात्र उठाए गए, उनकी बात वहे तो वो अंधेरे बंद कमरों की घुटन थी। लेकिन यहाँ बावजूद इसके कि हमारे पास खाने कपड़े की भी दिक्कत है, एक खास तरह की मस्तानापन है और एक खास तरह की भाषिक व्यंजना है, जो कि मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध जो भी कोई होता है, वर्गों के बीच हो या जातियों के बीच हो या अस्मिताओं की किसी भी तरह से, उसमें जो औजार लेता है कोई भी मनुष्य या कोई भी जो टोली या कोई भी समुदाय, वो भाषा के पेचों से ही लेता है। तो ये जो अस्मिता की लड़ाई है, जिसके बारे में उनको अभी ठीक से पता भी नहीं है, उनका राजनीतिक प्रशिक्षण हो गया हो ऐसी बात नहीं। बालदेव बाबा हो या चिथरिया पीर हो या कोई भी हो, हजार तरह के वहां चल रहे हो आंदोलन, संथालों का आंदोलन हो या जैसे भी हो, डॉक्टर बाबू अपने ढंग से जागृति कर रहे हो उस क्षेत्र में, लेकिन जनमानस के में उसकी बहुत ही मध्यम आहट है। मध्यम आहट के बावजूद उनको ये लग रहा है कि कुछ हो रहा है, और उनकी भाषा की जीवंतता ये इस बात का प्रमाण है कि उनके भाषिक अवचेतन में एक तरह की उस तरह की का अग्रकथन है जो आगे आने वाली जनचेतना में मुखरित होगा। तो मार्मिक आख्यान लिए हैं एक पिछड़े क्षेत्र के, और उसमें उनके वाक्य, उपवाक्य, अध्याधार नावक के तीरों की तरह से चुस्ती फुर्ती से चलते हैं। और जैसा कि और जितनी भी उनकी कहावतें हैं, हमेशा आप देखेंगे बीच बीच में हर वाक्य के कभी कभी है नेमा का कोई गाना है, कभी कहीं से कुछ ना कुछ, तुलसी बाबा है या नौटंकी का कोई नाम है, कोई है, उसका जो प्रज्ञा पक्ष होता है, लोक का जो प्रज्ञा कोश, उसको झमकने, एक शब्द है हमारी तरफ का झमकाना, तो जिसके पास कम गहने होते हैं वो भी झमकाता है, और जो भाषा के गहने, भाषा के अवचेतन में जो नागमणियां होती हैं, मैं इसको गालियों को भी या इस तरह की जो कहावतें होती हैं उनको भी, ये एक खास तरह की नागमणि होती है जो भाषा के अवचेतन में अंधेरे हैं। यहाँ अंधेरे बंद कमरे का अंधेरा नहीं है, भाषा के अवचेतन में जो अंधेरा है, जो गर्भ के भीतर का अंधेरा होता है। देखिए, एक अंधेरा होता है कब्र के भीतर का, और एक अंधेरा होता है गर्भ के भीतर का। तो गर्भ के भीतर का अंधेरा बहुत प्रभाव, मतलब उसमें कुछ होने की संभावना है, वो एक सृष्टि के आद्या पक्ष का वो अंधेरा है, इसलिए वो बहुत सर्जनात्मक अंधेरा है। तो इसके मुझे लगता है कि लोक भाषा के और स्त्री भाषा के, जहाँ की स्त्री भाषा के भी अद्भुत उदाहरण आपको इनके पात्रों में मिलेंगे, वो बिरजू की माँ हो लाल पान की बेगम में, या नैना जोगिन की गालियां हो, एक से एक चुन चुन के दी गई हुई गालियां, उनमें जो लिबिडिनल फोर्स है, उसमें जो एक तरह का क्या कहना चाहिए, उसमें एक जो हम गज्जर मचाने की जो उसकी क्षमता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी को मैं नागमणियां कह रही हूँ, दमक जाती है अंधेरे के बीच में, अचानक दमक जाती है। उसके अलावा जो कनबतियां हैं, कानों में बात हो रही है, या फिर उनार्थक प्रयोग है, आप देखते हैं गाड़ीवान कहता है उस इस, या फिर कभी कभी
जो रणजल में ऊपर से हेलीकॉप्टर से सामान गिराया जा रहा है और उसमें भी ध्वनि होती है, खास तरह की गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, पूरी तरह की उसमें ओनोमोटोपोइया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस तरह का जो एक सृष्टि की आदिकालिक जो मूल ध्वनियां होती है उसको मंत्र की तरह बांचने का, कई बार उनके यहाँ मंत्रों पर भी एक तरह का, बीज मंत्रों पर भी एक तरह का कौतुक भाव से उन्होंने भाषा को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि भाषा जो है एक लीला भूमि भी है और एक युद्ध भूमि भी है। वहां पर अस्मिता की लड़ाई में एक अवचेतन के, क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को बहुत सुनना पड़ेगा उसके यहाँ बहुत सारे अर्थ संकेत भीतर बढ़ते चले जाएंगे, और प्रकृति जो है वो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से काम करती है। कभी सामंत के यहाँ, राजाओं के यहाँ, या फिर जमींदारों के यहाँ, या फिर सरकार के यहाँ, या मैजिस्ट्रेट है उनके यहाँ, या जो भी अधिकार प्रमत्त लोग, भाषा जो अजीब तरह से सपाट होती है, सपाट बयानी की भाषा होती है, आदेशात्मक वाक्य होते हैं और कहीं उसमें पेचो खम नहीं होता। लेकिन जो वंचितों की होती है, जिसको बहुत अच्छे से इन्होंने मंचित किया साहित्य में, जो खम है वो लगातार उभरने वाली भाषा के रूप में सामने है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं उनके समकालीन लेखकों की, जैसे और राकेश जी ने भी बात की उनके समकालीनों की, तो मैं ये नहीं कहती कि उनकी संवेदना का धरातल अलग, वो कम था, वो कम संवेदनशील थे, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि उनकी आंख उन लोगों पे, उन वंचितों पे नहीं थी उस तरह से जैसी कि उससे वो आत्मीय संवाद साध सके। दुनिया में एक सिद्धांत मतलब बहुत बहुत आराम से जिस पे बात की जा सकती है वो है फिल्टर्ड नरेशन का। आदमी जो सुनता है, लेखक अपने प्रत्यक्ष संवाद से, अगर जो जनमन से संवाद नहीं साध पाता तो उसकी अंतर्ध्वनियां वो प्रतिबिंबित नहीं कर पाता अपनी भाषा में, और उसका संवाद बहुल साहित्य नहीं हो पाता, और उसके संवादों में प्राणवत्ता नहीं आ पाती जो इनके यहाँ आप सहज रूप से पाएंगे। भूखी नंगी जो जनता है उससे आत्मीय संवाद साध पाना प्रेमचंद ने भी संभव किया था। वो अपनी छोटी सी बार बार पी हुई बीड़ी उठाकर भी सबसे बातें करते रहते थे, और इनके यहाँ तो कथा की एक रूढ़ी ही है कि लेखक जो है वो गाड़ी वाहन के साथ बात कर रहा है, पहले बहुत दिन बाद शहर से गांव गया है, गांव का हालचाल पूछता है, और उसके बाद उससे फिर कहानी सुनता है गांव की इतने दिनों की, और उनमें संवाद के भीतर संवाद बहुत सारे पर है। तत्सम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज, जारी रख। अच्छा, तो वहां पर उसके बाद जैसे समाजवादी दर्शन में होता है ना कि सारे हमारी हिंदी की, तो चूंकि स्वाधीनता संग्राम की भाषा थी हिंदी और आधुनिकता के गर्भ से निकली थी हिंदी, तो इसके स्वभाव में जनतांत्रिक संस्कार थे। ये एक पंक्ति पे बिठाती है जनतांत्रिक इसका चरित्र चूंकि है, इसलिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज को समाजवादी संस्कारों के अनुसार एक पंगत पे वो बिठा देती है। भाषा, हमारी भाषा में हमारी हिंदी की एक ताकत है, और हिंदी की जो जनतांत्रिक चेतना है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इनके यहाँ व्यक्त हुई है। देश संवाद तो है ही, लेकिन तद्भव भी, तत्सम और विदेशज भी कहीं कहीं बातें मतलब
फारसी के शेर है, इधर का उधर है, जब नाटकों की बात, नौटंकी की बात करते हैं तो उसके संवाद है, अरबी के भी। तो हर तरह के इसको एक समझिए एक चटाई पर बिठाते हैं, पदानुक्रम तोड़ते हैं, ये अपने समाजवादी संस्कार के अनुसार ये काम करते हैं। और जो ये बात जिसको कहते हैं हमारी बज्जिका में भाषा का लस, जो माँ के दूध में एक लस होता है, वही मातृभाषा में लस होता है। इसको रस से ज्यादा लस, जिसमें लस्सा निकलता है, वो वाला लस। तो दूध में जो लस होता है वो सामान्य रस से अलग होता है। तो ऐसा लस पैदा करना अपने संवादों में आत्मीय बातचीत के बाद ही संभव होता है। और ये आत्मीय बातचीत संभव कर उन्हीं लोगों के बीच रहते हुए ही इस तरह की आत्मीयता संभव की जा सकती है। दूसरी, अब मैं मुलेचा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ और लोगों ने भी जो लोग ऐसे लोगों से, जनसाधारण से गपशप किए बिना, हृदय संवाद किए बिना उनकी कहानी लिखने चलते हैं, सिर्फ फैशन के धरातल पर एक तरह से पोज मारना, जिसको हमारी तरफ कहते हैं कि बहुत बड़ा पोज मार के उसने फोटो खिंचवाई या पोज मार के उसने बातचीत की। ऐसे पोज मारू लेखक जब बहुत प्रगतिशील लेखन करना चाहते हैं, बड़े बड़े विषयों पर भी घटिया से घटिया कहानी लिखी जा सकती है। तो कथ्य बड़ा होने से, अगर विषय बड़ा होने से ही कहानी अच्छी हो जाएगी, ये जरूरी बल्कि नहीं ही होती है। जब तक संवेदना जो है उसका विकास संवाद के धरातल पर एकदम हृदय संवाद नहीं साथ लेता है, जनमन से जिसकी कहानी साथ, तो हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हमेशा ही लगातार गपशप में ये बात उद्घाटित होती है। जब वो गाड़ीवान से पूछते हैं या वैद्य जी के बारे में पूछते हैं या पड़ोसियों से बात करते हैं गांव के बारे में, या अब उनके हमेशा एक आवाजाही, जैसे शेक्सपियर के नाटकों में हमेशा एक माइनर पात्र होता है, एक गौण पात्र होता है जिससे नाटक शुरू होता है, उसी से देश समाज का हालचाल मिलता है। तो ग्रीक नाटकों में ऐसा काम कोरस करते हैं। कोरस जो होते हैं, जिसको समूह गान कहते हैं, उसमें लोग प्रज्ञा सामने आ जाती है। हमारे इनके हरेणों के यहाँ भी ऐसा ही होता है। कुछ गौण पात्र हैं जो पृष्ठभूमि में बजते रहे, उन मृदंगिया के ढोल की तरह और रसप्रिया की तान की तरह बजते रहते हैं। तो हाँ, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसको लीविस म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहते हैं, ये जो पीछे बजता रहता है अंतर संगीत, उसमें नौ के सभी रस उजागर होते हैं। ये नीरस जीवन नहीं है, बावजूद सारे अभावों के। क्योंकि भाव का संबंध अभाव से है। आप अक्सर देखें कि चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, साधन विपन्नता हो, लेकिन अगर आपके पास आपने अच्छा सा जीवन दिया है, कभी किसी का कुछ छीना नहीं है, कभी किसी को सताया नहीं है, तो आपकी भाषा में एक बड़ा सूफियाना मस्तानापन आ ही जाता है। और आप देखेंगे कि जीवन के रस भी 9 रसों का उद्रेक होता है। आप देखेंगे कहीं भी इनका जीवन नीरस नहीं है, वो ढिबरी के प्रकाश में भी है। दाम्पत्य जीवन का ही एक दाम्पत्य का उदाहरण मैं लेती हूँ। दाम्पत्य में तो 9 रस होते हैं, है ना, 9 रसों का समाहार होता है। वो एक बड़े स्पेक्ट्रम पर फैला होता है, एक बड़े इसमें होता है, और पूरा जीवन की एक तपस्या करा देने वाला एक भाव है, महाभाव है दाम्पत्य, जिसमें मुझे लगता है कि 9 रस कभी न कभी आदमी झेल लेता है। तो वो, लेकिन इसमें उसका भी माधुर्य बरकरार रखना, जैसे होरी और धनिया के संबंध में दाम्पत्य का माधुर्य दिखता है, उसी तरह आप देखेंगे कि इनके यहाँ भी, लाल पान की बेगम में भी, और उसके बाद एक कहानी है अगिन खोर, जो कि एक ऐसे दंपति की कहानी है जिसका मन इधर उधर डोलता रहता है। पत्नी उसकी समझती है कि इसका मन डोलता है, मगर फिर भी वो कुछ खास, वो ऐसे उसको लेती है जैसे कि किसी के बच्चे की नाक से पोटा गिर रहा हो तो पोंछ दो आंचल से, कोई उतना बहुत ज्यादा उस पर तूल नहीं देती। तो इस तरह का ये जो दाम्पत्य का एक महाभाव है, वो जो सारे अभावों के बीच पलने वाले संबंध हैं, वो हमारे यहाँ उसमें दिखाई दे जाते हैं इनके यहाँ। उसके अलावा
ले दनादन, पत्नी और पति दोनों ले दनादन दे दनादन भाव में बात करते हैं, कोई किसी से दबता नहीं है। खेलत, यही मैं कहती हूँ कि ये युद्ध भूमि के अलावा भाषा जो है एक वो लीला भूमि बन के भी उभरती है। और इसमें खेलत में को काको गुसैया, खेलने में कोई किसी का मालिक नहीं होता। तो जैसे अब शहराती जो उपन्यासकार है, कालीन या कहानी लेखक है, वहां दो लोगों के बीच अगर थोड़ी भी तनातनी होती है तो बहुत बातचीत बंद हो जाती है, संवाद का स्कोप ही नहीं रहता। तुम ईर गांव तो हम पीर गांव, पीठ फेर के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसरार है और बोलती है नायिकाएं, बोलती ही चली जाती है और उसके बाद उसको खत्म भी करती है बात बोल बात के। आप देखते हैं कि बोलने देना ये कितनी बड़ी बात है। बोलने से प्राणों में प्राण लौटते हैं, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। और बोलने में भी कहाँ कहाँ के लोग बोलते हैं, और बोलने में भी कहाँ कहाँ की आदतें होती हैं। आप कचहरी की बोली आप सुनना हो तो आप रेणु के यहाँ जाएं, बाजार भाव की बोली मोल भाव सुनना हो तो रेणु के यहाँ जाएं, बस स्टॉप की बोली सुननी है तो चले जाएं, रेलवे स्टेशन की बोली सुननी है तो चले जाएं उनके यहाँ। इन सभी उसके बाद चवनिया मेंबर बनना जाना है, पार्टी दफ्तर, चरखा सेंटर, हेल्थ सेंटर, सब जगह की जो भाषा है वो अलग अलग तरह से कैसे आ गई है इनके यहाँ। ये एक बहुत ही सजग कान, खरहा कान जिसके होंगे, और खरहा कान किसके होंगे? खरहों की आप जानते हैं खरहों का उपयोग पनडुब्बियों के रूप में होता था, पनडुब्बियों में राडार के रूप में होता था। खरहे इतने उनका कान संवेदनशील होते हैं, संवेदना की बात राकेश ने की कि जब उनको पनडुब्बियों में डाल के नीचे पानी के तलछट में भेजा जाता था और ऊपर से दुश्मन क्या अगर जहाज गुजरता था तो उसके कान खड़े हो जाते थे, उससे पता चल जाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरह से जो लेखक बड़ा होता है उसका थीम बड़ा तो होता ही है, थीम के अलावा उसकी भाषा का राडार जो है वो इस तरह की सारी अनुभूजें खरहा कानों से चुन। और ध्यान से कौन सुनता है? ध्यान से सुनना प्रेम की पहली निशानी है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका पूरा ही वजूद आंख में तब्दील हो जाता है, आपके रोम रोम में आंखें हो जाती हैं और आपके रोम रोम में कान भी हो जाते हैं। तो दुनिया के जो वंचित जन हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जिनके यहाँ आजादी अपने सही अर्थ में आर्थिक और सामाजिक आजादी के रूप में नहीं पहुंची, एक क्षीण राजनीतिक नारे के रूप में ही पहुंची है, उनके जीवन जगत की अंतर्ध्वनियों पर कान लगाना, कान पाथना जिसको कहते हैं मुजफ्फरपुर की बोली में, कान पाथ के सुनना, ये बहुत इतना बड़ा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता। वो बात बनाने वाले, पोज मार के लिखने वाले जो लोग होते हैं उनमें ये वैभव कभी नहीं आता, ये भाषिक वैभव उनमें नहीं छन के आता। उनके फिल्टर्ड नरेशन में उनके यहाँ हमेशा होता है कि बात बड़ी बड़ी होती है और बदबनुआ होके रह जाती, ये मुझे लगता है। और जीवन में रस का, बावजूद इसके कि संघर्ष है, बावजूद इसके कि परेशानियां हैं, जीवन का रस नहीं सींचा, जीवन की अंतर्ध्वनियां, जीवन का संगीत, अंतर संगीत नहीं सींचा। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। इसको आपने, मैं इस तरह से इसको देखूंगी कि कैसे बोलने देना अपने पत्रों को, भरछक बोलने देना कितनी बड़ी बात है। स्त्रियां हो या दलित हो या नाटक मंडलियां जो बिखर रही हैं वहां के कलाकार हो, मठ जो बिखर रहे हैं वहां के लोग हो, या फिर कहीं दुनिया पहलवान का अखाड़ा में बजती हुई पहलवान की ढोलक हो, या जहां भी साइट्स तो इतने अलग अलग है और इतने रोचक हो। जीवन, गरीब आदमी के जीवन में नीरसता नहीं होती, ये इतनी बात है। ये गरीबी जिसको मतलब कहते थे उसका एक बहुत ही उजागर पक्ष है कि कितनी भी दुख हो जाए वो लोकगीत गाएगा, कितनी भी तकलीफ हो जाए वो आग लगी हमारी झुपड़िया में हम गावे मल्हार वाले भाव में रहेगा। ये उसका बहुत ही क्योंकि अपने पात्रों का अगर आप आकर्षण, उसका आंतरिक अंतर जगत है, उसको आप उस तरह से नहीं दिखाएंगे कि उसको आप मुंह लटक सिंह दिखाएंगे, तो उसको आप एब्सर्डिस्ट नाटक के पात्र की तरह दिखाएंगे, तो उसमें उसकी जीवनी शक्ति के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। जब वो संघर्ष कर रहा है, जो परेशानियों के बीच भी ठठा हुआ है, उसका ठस्सा
उसका सौंदर्य, उसको उसकी श्रम की गरिमा, और उसके अगर वो आलसी भी है तो भी उसका स्वाभिमान, और ये सब उजागर करना बड़े लेखक का काम है। जो उसकी भाषा में कैसे आता है, इसको हम सब मुजफ्फरपुर से हैं तो हमने वो बब्बन हजाम की कहानी सुनी होगी, आप सब ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी। इसको एक रूपक की तरह मैं देखना चाहती हूँ, ताकि मैं समझ सकूं, आपके साथ ही मिलकर हम सब समझ सके कि क्या होता है, एक बड़ा लेखक भाषा का व्यवहार कैसे करता है। बब्बन हजाम कहानी आप अगर याद दिला दूं थोड़े में, तो उसमें एक ऐसे राजा की कहानी है जिसको सींगे उग जाती है। अब उसका कोई और न जाने, दाई से जैसे पेट नहीं छुपता, मतलब हजाम से कैसे सींग छुप सकती है। तो वो जब हजामत मनाने जाता है राजा की, तो उसको तो पता चल जाता है, बाल काटने जाता है तो उसके बाद राजा उसको धमकाता है। ये सेंसरशिप का आधिकारिक उदाहरण मुझे लगता है। तो कि अब ये तुम बाहर बोले, अगर ये बात तुम बाहर बोले ना, तो यही सींगे तुम्हें घुसेड़ दूंगा तुम्हारे पेट में। वो डर जाता है बेचारा। अब वो बब्बन हजाम कहता है कि बाहर को मैं क्या ही बोलूं, लेकिन उसका पेट फूलने लगता है कि बिना इतना बड़ा रहस्य और मैं बोल नहीं पा रहा किसी को। वो जंगल में जाता है, जंगल में जाकर वो किस पेड़ों को बोल देता है, बड़े बड़े 2 सखुआ के पेड़ हैं उनको, या किसी पेड़ है, वो उनको कहता है प्रकृति के संग कि हे भाई, ऐसे राजा के तो 2 सींग है, इतनी बड़ी बात, ये तो कभी भी कुछ छेड़ देगा, तो जानवर है कि आदमी नहीं लगता, कैसे हमारा राजा हुआ। जाके बोल देता है। वो सिर हिला के दोनों पेड़ सुन लेते हैं और कुछ बोलते नहीं। उसका पेट पिचक जाता है, वो घर आ जाता है। अब प्रकृति कैसे प्रतिशोध लेती है, उस समय तो वो नहीं बोलते पेड़, लेकिन उन्हीं पेड़ों को काट कर तब तबला डुग्गी बनाया जाता है। तब अभी राकेश बात कर रहे थे ना कहानियों पे, तो मुझे ये बात अचानक याद आ गई। तो तबला डुग्गी बनता है। तबला डुग्गी जैसे जहाज वो आता है दरबार में बजने के लिए, तो तबला जो होता है वो बोलता है राजा के धादा दिंदा धादा दिंदा धादिन दिंदा दादिन दिंदा, राजा के 3 छीन, राजा के सिंचाई, राजा के सिंचाई, राजा के सिंचाई। अब ये राज उजागर हो गया, तो उसको नटखट भोलेपन से उसकी डुग्गी पूछती है, किंग कहा, किंग कहा, किंग कहा, किंग कहा। तो ढोलक फिर कहता है बब्बन हजाम कहा, बब्बन हजाम का, कह के राज फाश हो जाता है। तो ये जो मुझे लगता है कि कलाकार की उंगलियां यही कहती हैं, ये जो कितनी भी राज्य सत्ता है या कोई भी जो सत्ता है जो आपका दमन कर रही है किसी तरह से और सत्य को दबा रही है, कलाकार की उंगलियां तबले पर या ढोलक पर या रसपिरिया पर चलती हुई वो सत्य उजागर कर देती है और डरती नहीं है। तो इसी तरह से ये जो कलम है अच्छे लेखक की, उसकी जो भाषा में उनका जो सुना हुआ जो अंतर, जो बहिर्जगत से और अंतर जगत से जो नाद उन्होंने ग्रहण किए हैं, उनसे उसको वो दोबारा जब सामने लाते हैं फिल्टर करके, छान के, तो उसमें वो उसकी अनुभूज बची रह जाती है। और यही मुझे लगता है कि बड़े कलाकार की बड़ी ताकत होती है। यहाँ तो और अगर आज उसके सबवर्शन को हटाने के लिए आप देखते हैं अंग्रेजी शब्द आते हैं, और उसको जैसे गांव में महिलाएं थूर के, जैसे ये कैसे धान कूटा जाता है ना, धुरमुस से कूट के अंग्रेजी शब्द का कुछ मजाक बना दिया गया है। जैसे कि कम्युनिस्ट काम नाशी हो जाते हैं, जैसे कि रेस्ट हो जाता है। और इसमें बहुत सुंदर ढंग से मजाक, एक तरह का ह्यूमर, एक तरह का मजाकिया ढंग से अंग्रेजी समाज का मतलब जो हमारा लोक भाषा का जो लोक पक्ष है, वो अपने ढंग से उससे चुटकी ले लेता है। और वो मुझे लगता है कि जैसे भ्रमर गीत की जो गोपियां थी, उन्होंने मतलब घूंघट मार हंसते हुए मुलायचा लिया था उद्धव से, उसी तरह से इनके पात्र भी अंग्रेजी साहबाना लोगों से मुलायचा लेती है और बड़े बड़े उस तरह की बात बनोवल लोगों से मुलायचा लेती है। जानवरों की बोली, पक्षियों की बोली, ये तो है ही। उसके बाद अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। अज्ञेय और निर्मल वर्मा जैसे
जो आधुनिकतावादी लेखक हैं, उनके प्रतिपक्ष में तो क्या ही कहूँ, लेकिन हाँ, उनके सम्मुख एक अलग तरह का दृष्टिकोण रखते हुए कैसे हमारे समाजवादी लेखक रेणु आते हैं, इसका उदाहरण एक बहुत सुंदर मुझे ऋणजल धनजल में मिला। ये प्रसंग है भूमि दर्शन शीर्षक से 5 निबंध उसमें आते हैं। प्रसंग ये है कि अज्ञे विमान से आए हैं और सुखाड़, जहाँ पर सुखाड़ है वहां का जायजा लेने आए हैं, और एक टिकट में 2 खेल की तरह वो क्या करते हैं कि बोध गया भी चले जाते हैं कि जाके वहां स्तूप वगैरह देखेंगे और सूखागढ़ सेठ का दौरा भी कर लेंगे। अब लगातार इसमें जो लेखक उनके पास आते हैं वो रहने थोड़ी देर उनके मेहमान हैं, तो जो दिक्कत भ्रमर गीत की स्त्रियों को गोपिकाओं को हूट करने में, मतलब उद्धव को हूट करने में या उनकी टिली करने में जो दुविधा हुई होगी, वही दुविधा जो रेणु को होती है अपने अतिथि की टिली करने में। तो वो ये जो अंतर्द्वंद बहुत सुंदर ढंग से वो खिन्न है कि यहाँ पर इतना ये है, अभी घूमना क्या है, गया में क्या करना है, एक टिकट में 2 खेल क्यों कर? तो उधर वो एक टिकट में 2 खेल कर रहे हैं अज्ञेय जी। तो इधर ये क्या करते हैं कि एक तीर से 2 शिकार करते हैं। एक तरफ तो बहुत सम्मान का प्रदर्शन करते हैं जैसे भ्रमर गीत में नायिकाएं करती हैं, या मार्क एंटनी, अगर शेक्सपियर का नाटक जूलियस सीजर आपको याद हो, तो वो हर बात में कहता है उसको जिसके विपक्ष में जाना है, कैसियो और ब्रूचस के, उसमें भाषण जो होता है, सामने जूलियस सीजर की लाश पड़ी है और वो बार बार कहता है एंड ब्रूचस इज एन ऑनरेबल मैन। वो जिसकी आलोचना करनी है उसको दबे जबान उसका मतलब उसकी प्रशस्ति भी कर रहे हैं। तो ये और बहुत मीठी मीठी महीन सी मार लगातार आपको बजती दिखाई देगी भूमि दर्शन में। और अंत में एक जो बहुत बड़ा प्रसंग है जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, वो है कि वो लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र में से गुजर रहे हैं। तो एक सूखी पीली युवती माता चिथड़े में लिपटे शिशि की ओर दिखलाकर अपनी बहन से कहती है, ये अकलवा के छापी उतरवा दे। वो लोग फोटो खींच रहे हैं और कहते अकाल और सूखा। फिर ये रेणु कहते हैं, मैं जन्मे बच्चों के सही नाम अकालू और सुखाड़ी नहीं तो क्या होंगे। फिर बात होती है स्त्रियों की जो गाड़ी को घेर कर, अभी भी आप गांव में जाएंगे तो गाड़ी घेर के ऐसे ही स्त्रियां और बच्चे खड़े हो जाते हैं कि जैसे क्या अजूबा आया, शायद खाना लेके आए होंगे। 7 दिन के उसके बाद आपस में बात करते हैं। ये जब कहते हैं, आगे इशारा करते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इनसे बात करती रही। अब उनको तो आती नहीं है लोक भाषा, तो उनसे संवाद वो साधेंगे कैसे। तो रेणु को इसीलिए लिया जाता है कि वो एक ही उसी धरातल पर उतरकर उनकी आत्मीयता से संवाद कर सकते हैं इन लोगों से। तो वो उनको मगही नहीं आती है, मगध प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन फिर भी रेणु लिखते हैं कि मुझे मगही तो आती नहीं है, लेकिन इससे क्या है, मुझे जो भाषा आती है उसमें मैं कोई भी लोक भाषा किसी भी तरह से बोल सकता हूँ, क्योंकि भाषा जो होती है शब्द विस्तार में नहीं होती। भाषा जो होती है वो आदमी के भीतर भाव क्या है सामने वाले के लिए, वो इशारे भी आप देखते हैं, इशारों में भी बात हो सकती है ना। आपको याद होगा बिरजू की जो बहन है, जब बड़बड़ा रही है उसकी माता लालपान की बेगम कि उसका पति जो है गाड़ी लाने गया है, नहीं लौट के आया, तो झोटा, वो कहते हैं मोनी की झोटे के ओट से देखा उसने, चंपिया ने, कि माँ इधर उधर देख रही है और भाई जो है उसका मन है शकरकंद खाने का, तो वो चुपचाप क्या करती है, आंख बचा के फेंक देती है। अब वो जिस तरह से झोटे के ओट से देखती है अपनी माँ को, या इसने राकेश जी ने कहानी का जिक्र किया पंचलाइट में, वो जो लड़की है जो मनही, जिसको देख के वो सिनेमा का गाना गाता है और सिनेमा के गाने के अपराध में उसको जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है, वो जिस तरह से गौरवान्वित होकर देखती है, पेट्रोमैक्स जला लेता है वो लड़का, तो दोनों की आंखें जब मिलती हैं, वो जो मौन संभाषण होता है उसकी भाषा भी अनूठी है।
उसके अलावा लेकिन वो भाव की भाषा है जो हो रही है, बिना शब्दों के भी हो रही है। वैखरी के पहले जो पश्यंती वाला भर्तृहरि ने कहा है कि पश्यंती वाला जो भाव जब उतरता है तो उसके शब्दों में जाने के पहले वो जिस तरह से उच्छल भाव संवेग जिसको प्राक भाषा कहते हैं उसमें उदित होते हैं, वो भी पकड़ते हैं रेणु। तो वो कहते हैं, तो खैर मिला के रेणु आगे कह रहे हैं रेणु से कि भाई तुम बात करो, हम तो बात नहीं कर सकते, इसलिए ही नहीं कर सकते कि हमको लोक भाषा नहीं आती, और इसलिए भी नहीं कह सकते हम उतने उस तरह से उनसे घुल मिल के बतियाने वाला हमारा व्यक्तित्व नहीं है। तो उसके बाद वो अंग्रेजी बोलते हैं, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग। उसके बाद वो आपस में बोल रही है 7 दिन, ये रेणु बात कर रहे हैं वहां की औरतों के साथ, 7 दिन के लड़कोरिया के एक खेसारी के थाटा दूध वे ना होई है। तुरंत उसने सुखाड़ में बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद फिर कहते हैं, यायावर अपने कैमरे के व्यू फाइंडर में देखते हुए कहते हैं कीप ऑन टॉकिंग। उसके बाद होता है बातचीत शुरू होती है। अब ये देखिए कितनी मार्मिक बातचीत है। वो कहते हैं भात खैला कतेक दिन भेलो। इस सवाल पर सभी हंस पड़ी। एक बोली, हे आसीने में भात खा लिए। उनार्था की अंतर्ध्वनि की अनंत गूंज, ये है जो मतलब कितनी हास्यास्पद बात। ये एक जो पद है उसका अर्थ जो है दिगंत में गूंज जाता है। आपके भीतर जो दिगंत है वो एकदम से उसकी गूंज उसमें हमेशा के लिए भर जाती है। स्त्री दृष्टि जो है वो तो बहुत ही उत्कट ढंग से, जिस व्यक्ति ने अपना नाम ही स्त्री के नाम पर रखा हो, रेणु, और वो भी रेणु कैसा, जो धूल, जिसका अर्थ होता है धूल, धूल की आंख से दुनिया देखने का शऊर, धूल के बारे में, जिसके बारे में कबीर कहते हैं कि उठा बगुला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। और अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि गाजी मियाँ भी आजकल गांधी के साथ है, एक मुश्त खाक है मगर गांधी के साथ है। तो जो एक मुश्त खाक होकर जीवन जगत का यथार्थ और वंचित जनों के आसपास का अंतरंग और सरस जो जीवन होता है, उनके जीवन में प्रकृति चूंकि न्याय करती है एक हद तक और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से चलती है, तो सब भाव का अभाव से नाता चूंकि बनता है, तो भाषिक वैभव जो होता है वो संघर्ष करने वाले लोगों के बीच ही होता है। और जिसको इरेगरी कहती है, पुश एंड जॉय ऑफ लैंग्वेज, वो उच्छल विस्तार भाषा का वो रेणु में अद्भुत ढंग से सामने आता है। अगर मैं एक कविता, चूंकि मुझे कविता में सोचने का अभ्यास पड़ गया, तो मैं एक रूपक से बात खत्म करना चाहूंगी। बाकी लोगों ने भी जो शहर में रह के लिखते रहे वो बड़े ही लेखक थे, उनकी संवेदनशीलता पर प्रश्न नहीं उठा रही, मगर उन्होंने यथार्थ को आजादी के बाद जो हमारे जनजीवन उसको ब्रीफ केस में बंद कर दिया, ब्रीफ केस में भर के साहबी ठाकते वो। और रेणु ने क्या किया कि हॉलडॉल, अगर आप लोगों की जनरेशन, आप लोगों की पीढ़ी में किसी ने हॉलडॉल देखा, कितने देखा? हॉलडॉल एक बड़े बचपन में चीज हुआ करती थी जिसमें कि दुनिया पूरा संसार समेट लिया जाता था। एक हफ्ता पहले से हॉलडॉल बंधाना शुरू भी जान। तीर्थोदक कहानी अगर आपको रेणु की याद है, तो तीर्थोदक में खाना वो जो पाथेय है एक हफ्ता पहले से बन रहा है, पेड़िया, गुजिया, निमकी, खजूर, उस टोकरी के पहले दुनिया में सारा में और जो अखोर है वो अखोर बखोर नहीं है, वो जो है दुनिया का अपार अकूत वैभव है, जिसको मिला के दुनिया हमारी अनंत होती है। तो हॉलडॉल में पूरा जनजीवन का यथार्थ अच्छे से आपको से बांध के, तो हॉलडॉल अपने ब्रीफ केस में यथार्थ लेके नहीं चलती,
चलती है। और श्रम सिद्ध व्यक्ति की चाल, अगर आप किसी कुली की चाल देखेंगे, जब वो हरडोल लेके चलता है तो उसमें एक अलग बांकपन होता है, उसमें एक अलग ठाठ होता है जो श्रम की गरिमा से आता है। तो मुझे लगता है कि इनकी भाषा में भी, हालांकि पूरा सार मैक्रो लेवल का, माइक्रो लेवल का बहुत सुंदर ढंग से संभालते हुए चलते हैं, हॉल्डॉल लेते हुए चलते हैं, मगर इस कुली भाषा में भी क्या चाल में उनके ठनकार है, क्या वैभव है, ये हमारे अंदर तक वो जो कहते हैं, रात दिन गर्दिश में हो, साथ है साथ आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराए क्या, ये जो गालिब कहते हैं, वो अंतर चेतना में लोग के हमेशा ये बचती रहती आश्वस्ति, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराए का। और यही जो है उनकी भाषा को इस तरह का वैभव देता है और इनकी संघर्ष चेतना को अजब सा उजास देता है। और कभी भी जो एलियनेशन और दूसरी तरह के बड़े बड़े भाव कहलाए गए मॉडर्निस्ट लिटरेचर में या अस्तित्ववादी साहित्य में आए हैं, वो फटकते भी नहीं है। आप कभी भी उदास मन हो, उदासी की बात से और अकेलेपन की बात से हमारे राकेश जी ने अपनी बात शुरू की, लेकिन हम उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहेंगे कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए और एक समुदाय में बैठ जाइए, सारा अकेलापन छूमंतर हो जाता है। ऐसे लोगों से बात कर लीजिए जिनके जीवन में संघर्ष है, अभाव है, तो सारा तनाव और सारी घुटन छूमंतर हो जाती है और संघर्ष की प्राणिक ऊर्जा जग जाती है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया है। रेणु की भाषा के सौंदर्य को आपने जिस तरह से उद्घाटित किया, अभी उसे सुनते हुए मैं अभिभूत हुई। मेरी छात्राएं तो पता नहीं क्या महसूसती होंगी, वो मुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बहुत आपका आभार और नमस्कार। इतने प्रेम से बुलाया। अरे और नहीं, अरे हम लोग बहन हैं एक शहर के। और नहीं, लेकिन ये भाव सब बना रहे, ये बहनापा बना रहे, पूरे अंचल में यही व्याप्त है। और इसी की रेखा, इसी की बात ऐसे रेणु भी करते हैं, इसी अंतरंग संवाद होगी। बिल्कुल ठीक है, नमस्कार। बहुत ही समृद्ध करने वाला वक्तव्य रहा नमिता दी आपका। बात मुझे अंदर तक आश्वस्त कर गए और बहुत उम्मीद बनती है मुझे आप जैसे नवल पुरुषों से। ठीक है, चलिए नमस्कार। समाप्त हो गया। अब हम लोग बंद कर दे दिए। अब एक छोटी सी औपचारिकता है अपने प्रतिभागियों के लिए कि हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। कोई तकनीकी असुविधा नहीं हुई जिसकी मुझे बहुत चिंता थी, और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें भाग लिया। मुझे उम्मीद है कि आज के इस दोनों सत्रों से आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत समृद्धि मिली होगी। और हिंदी विभाग ने अपना छोटा सा एक प्रयास किया और कुलपति जी आए इसमें। तो सबसे पहले तो मैं कुलपति जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि अगर वो आशीर्वाद नहीं दिए होते इस वेबिनार को, तो हम इस ढंग से अपना मनोबल ऊंचा रखकर इसे इस तरह से घटित होते नहीं देख सकते थे। और हमारी कनुप्रिया प्राचार्य, हम डॉक्टर कनुप्रिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपने विभाग की ओर से कि उनकी परिकल्पना थी, उन्होंने कहा कि आप इसे कीजिए और मैंने इसे स्वीकारा। तो यह एक मिला जुला हम लोगों का प्रयास था। पूरे महाविद्यालय की प्राध्यापिकाएं इसमें काफी मन से जुड़ी, इसके लिए भी उनका आभार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। और दूर दराज से जितने भी प्रतिभागी इसमें आए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी छात्र और छात्राओं का विशेष रूप से धन्यवाद। हो गया।